वेलकम बैक गाइस। तो आज हम सीबीएसई के एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपने ये सैम्पल पेपर पहले भी देखा हो या इसको पहले भी सॉल्व किया हो, बट लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। और अगर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ। आपको पता है जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और डाइथीकस होता है, मतलब उसमें कितने थीका होते हैं, 2 थीका होते हैं, ठीक है। अब हर एक थीका में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 2, ठीक है। इसका मतलब एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो 2 थीका में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल होता है इन्वर्टेड ओव्यूल गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द टिपिकल एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें देखना है सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में 2 एंड्स होते हैं, एक होता है चलाजल एंड और एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं चलाजल एंड पे आपको क्या मिलते हैं, 3 सेल मिलते हैं, ठीक है। वो 3 सेल कौन से होते हैं, एंटीपोडल्स, तो 3 एंटीपोडल्स मिलते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे भी आपको 3 सेल मिलते हैं, कौन कौन से, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, और ये क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं, ठीक है। बीच में आपको क्या मिलते हैं, 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं, ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देन इसके बाद क्वेश्चन आता है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज। जो कोकोनट का वाटर होता है, पानी होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो व्हाइट पार्ट होता है कोकोनट का जो हम खाते हैं वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। फोर्थ क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। तो ये तो सिंपल सा है, पोलन ग्रेन की 2 क्या होती है, लेयर होती है, एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरो पोलेनिन की, और जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसपे कोई भी एंजाइम काम नहीं करता है। ये मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, मतलब ये ब्रेक या डिग्रेड नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं वो खराब नहीं होते और वो फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू सीड एक्स एंड वाई। तो सीड एक्स कौन सा है, ये है चने का, और सीड वाई क्या है, मेज का, मतलब मक्की का, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले मैंने पॉइंट समझने हैं कि डाइकॉट सीड कौन सा होता है। डाइकॉट सीड ऐसा होता है जिसमें 2 कॉटिलिडन मिलते हैं, ठीक है। और मोनोकॉट सीड कौन सा होता है, जिसमें 1 कॉटिलिडन मिलता है। तो अगर आप इस सीड को देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 2 कॉटिलिडन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहले कौन सा हो गया, डाइकॉट हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन ही हो गया। इस केस में, ठीक है, ये वाला जो केस है इसमें एक ही कॉटिलिडन है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोकॉट। और इसके कॉटिलिडन को क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटेलम, ठीक है। तो ये हो गया डाइकॉट, ये हो गया मोनोकॉट। अब हमें देखना है कि इनमें से एल्बुमिनस कौन सा सीड है और नॉन एल्बुमिनस कौन सा सीड है। तो एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं, ऐसे सीड्स जिनके अंदर ना एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है ना। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है ना उस टाइम पे सीड के अंदर थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच जाता है, तो उसको बोलते हैं कैसा सीड, एल्बुमिनस सीड्स, जिसके अंदर एंडोस्पर्म मिलता है। एक होता है नॉन एल्बुमिनस सीड्स, ऐसे सीड्स जिसके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म नहीं मिलता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो है ना उसने सारा का सारा एंडोस्पर्म खा लिया। एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फूड होता है। तो एम्ब्रियो ने क्या किया, ड्यूरिंग डेवलपमेंट सारा का सारा एंडोस्पर्म खा लिया, मतलब सारा का सारा खाना खा लिया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस केस में जो सीड एक्स है वो पहले डाइकॉट है, ठीक है। और इसमें ना कोई भी एंडोस्पर्म आपको नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस। और जो सीड वाई है, सीड वाई में आपको एंडोस्पर्म मिल रहा है, ये एंडोस्पर्म है, ठीक है पूरा। तो एंडोस्पर्म में तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्बुमिनस। और मोनोकॉट तो अपने को पता ही है, तो क्या हो जाएगा, मोनोकॉट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स निकलते हैं ना उनके लिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा सिक्रेट रिलैक्सिंग ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है, रिलैक्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। ओवरी से जो होता है वो रिलैक्सिन रिलीज होता है एट द लेटर फेज ऑफ
प्रेगनेंसी, ये भी सही है, बट लेकिन प्लेसेंटा से भी रिलैक्सिन निकलता है, तो ये वाला भी सही है। तो आप यहां पे क्या समझे, रिलैक्सिन जो होता है वो प्लेसेंटा से भी मिलता है और ओवरी से भी मिलता है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। सेकंड क्या है, प्लेसेंटा सिक्रीट हाई अमाउंट ऑफ एफएसएस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं, ये नहीं निकालता हाई अमाउंट में, सिक्रीट नहीं करता हाई अमाउंट में एफएसएच को। थर्ड क्या है, प्लेसेंटा सिक्रीट रिलैक्सिन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं, ये भी गलत है, लेटर में निकालता है, ठीक है। प्लेसेंटा सिक्रीट एचसीजी ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, तो ये हो गया ए। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिगर ए शोज द फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रंट व्यू दिखा रखा है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिगर बी शोज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग, ठीक है। तो यहां पे जो ये है, ये तो क्या हो गया, यूट्रस हो गया, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, और ये हो गया ओवरी। फिगर बी में क्या है, स्पर्म है, ओवम में, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, 2 सेल बने, 4 सेल बने, मोरुला बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पे करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो दैट टेक प्लेस एट द साइट एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड पे जो स्टेजेस होंगी वो करेक्टली कहां पे मैच हो रही है, ठीक है। तो आप यहां पे देखो ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट आपको कहां पे बता रहा है, वो एक्स पे मिलेगा, मतलब यूट्रस पे, सही बात है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कहां पे मिलेगा, वाई पे, क्योंकि यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। देन इसके बाद क्या होता है, जेड, जेड पे क्या है, यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग, तो अनफर्टिलाइज्ड एग कहां पे रहेगा, ओवरी में, वहीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देन एट्थ पे आते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे क्या दिखा, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी, नहीं, ये नहीं होता है। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड, हाँ, जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाती है, सेकेंड पोलर बॉडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज, मेंस्ट्रुएशन के शुरुआत से लेके आगे तक जो सीक्वेंस है हार्मोन के सिक्रेशन का वो क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहता है, सबसे पहले जो शुरुआत में कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है, एफएसएच, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकलता है, एफएसएच। उसके बाद जब फॉलिकुलर फेज आता है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होते हैं, जो फॉलिकल से वो ग्रो करते हैं और वो क्या निकालते हैं, एस्ट्रोजन को। उसके बाद क्या आता है, लूटियल फेज, जिसमें कॉर्पस लूटियम बनता है, तो किसको बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन द डायोशियस एक्वेटिक प्लांट, तो डायोशियस प्लांट क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेल फ्लावर दैट रीच द फीमेल फ्लावर फॉर पॉलिनेशन, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मेल फ्लावर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आपको ना फटाफट इसमें क्या देखना है कि म्यूसिलेज है या नहीं, क्योंकि म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ठीक है ना, जो इसके पोलन होते हैं उसके ऊपर क्या होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, तो उससे क्या होता है, वो गीले नहीं होते हैं, कवर्ड विद म्यूसिलेज लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, सही है। कलर नहीं होता इनमें, जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट करेंगे उनमें कलर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो वो वाइट होते हैं। और जनरली वो कैसे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। द थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन, मतलब यहां पे बात हो रही है फॉल्स फ्रूट की। फॉल्स फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप नहीं करते, वो किससे डेवलप करते हैं, थैलेमस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। क्लियर। इसके बाद है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स वुड बी प्रोड्यूस इफ द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो इसका सीधा सा क्या है, एक फॉर्मूला होता है 2n²। इसमें जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर कितना है, एक है, ये हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, मतलब 2n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2, तो आंसर आ जाएगा 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स पैरेललिज्म इन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, तो सबसे पहले हमें समझना है पैरेललिज्म क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, देखो इसको समझते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इसमें सेम इन्वायरमेंट है, इस सेम इन्वायरमेंट में ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। ये दोनों स्पीसीज जो है ना, ये क्या कर रही है, इवोल्यूशन कर रही है, और इवोल्यूशन होने के बाद ये सिमिलर अडेप्टेशन ले रही है, मतलब इसके अंदर जो अडेप्टेशन डेवलप्ड हो रही है वही अडेप्टेशन इसके अंदर भी डेवलप्ड हो रही है। तो इस टाइप के इवोल्यूशनरी प्रोसेस को बोलते हैं पैरेललिज्म।
मतलब कि फिर से बोल रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें सेम इन्वायरमेंट है, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, वो दोनों स्पीसीज ना इवोल्यूशन कर रही हैं, और इवोल्यूशन करके वो क्या कर रही हैं, अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन कर रही हैं, और जो अडेप्टेशन है ना इन दोनों में वो कैसी है, सिमिलर हो रही है, तो इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दे अकर इन पेयर। ठीक है, मतलब कि जो पैरेललिज्म है ना जीन्स और क्रोमोसोम्स में, वो पेयर में मिलते हैं, बिल्कुल जो जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में मिलते हैं। दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बिल्कुल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है ये कि सेपरेशन होता है। दे शो लिंकेज, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, लिंकेज शो करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, देखो लिंकेज, लिंकेज आपको पता है अगर लिंकेज ज्यादा होती है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगी, और रिकॉम्बिनेशन कम होगी तो क्या होगा, कुछ न्यू कैरेक्टर, ठीक है, कुछ न्यू कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे न्यू कैरेक्टर तो आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ नया अडेप्टेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिंकेज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना, अगर लिंकेज होगी तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा मतलब वेरिएशन नहीं आएगी, कुछ नया चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे तो वो कह रहा है कि नया चेंज आ रहा है क्योंकि कुछ नई अडेप्टेशन आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपने पढ़ा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ किसका है, डी का। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है, ये हमें पता है। तो ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन इन बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन में होता है ये, और कहां पे होता है, 6th पोजीशन पे होता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, 15 क्या है, इन ह्यूमन बीइंग वेयर जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी रिप्रेजेंट डार्क स्किन कलर, और अगर ये सबके सब स्मॉल हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइट स्किन कलर को, और अगर ये कॉम्बिनेशन में है कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट स्किन कलर, मतलब सांवला। ठीक है, द पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन बी टर्म्ड एज, आपको पता है ये जो स्किन कलर का एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक्चुअल में होता क्या है, जहां पे एक कैरेक्टर के लिए कई सारी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप यहाँ पे देखो ना, कैरेक्टर एक क्या है, स्किन कलर है, और उस स्किन कलर के लिए यहाँ पे कितनी सारी जीन है, ये इतनी सारी जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल है किसका, ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहले हम तो समझ गए कि पॉलीजेनिक है ये। अब पॉलीजेनिक में अपने पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मतलब इसका आंसर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डी। अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कई सारी जीन्स ना आपस में मिलके एक एडिटिव इफेक्ट देती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, कैपिटल ए ने अपना इफेक्ट दिखाया, कैपिटल बी ने दिखाया, फिर सी ने दिखाया, तो इन सबका इफेक्ट मिलके डार्क स्किन कलर आ गया, डार्केस्ट स्किन कलर। तो सबका इफेक्ट मिलके ये चीज आ रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजिंग क्या होता है, पीलियोट्रॉपिक जीन वाला भी आता है। तो पीलियोट्रॉपिक जीन कौन सी होती है, ऐसी जीन होती है, मतलब एक जीन जब कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है तो उसको पीलियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। ठीक है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, एक कैरेक्टर को कई सारी जीन्स कंट्रोल कर रही है, तो अपोजिट है। फिर 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिप्रेजेंट द करेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन हनी बी। तो आपको पता है हनी बी के केस में क्या होता है, इस केस में जो फीमेल होती है उसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल होता है उसमें कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ओवम बनेगा, 16 हो जाएंगे इसमें, यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, इसमें 16 रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो माइटोसिस से हो रहा है, क्योंकि ये 16 का 16 रखना है तो माइटोसिस होगा। ठीक है, अब ये मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 32 ये जाइगोट बन गया, इससे क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम 32 रहेंगे। अब यहाँ पे मेल कैसे बनता है, जब ये फीमेल
मियोसिस करके एक ओवम बनाएगी, ठीक है। ओवम के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 16, ठीक है। और ये ओवम ना बिना फर्टिलाइज करे क्या बना देगा, एक मेल बना देगा जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 16 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, ये हुआ पार्थेनोजेनेसिस। तो हनी बी के केस में जब मेल प्रोड्यूस होता है ना, तो वो पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला बी। राजेश एंड महेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन रहा है। अब राजेश में क्या हो रहा है, राजेश में बहुत कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहे हैं और महेश में इनकरेक्ट फंक्शनिंग वाले ग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। तो राजेश में क्या हो रहा है, कम बन रहे हैं ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। और महेश में क्या हो रहा है, इनकरेक्ट बन रहे हैं ग्लोबिन मॉलिक्यूल, सही से नहीं बन पा रहे, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है इनको कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो देखो दो बीमारियां हैं, एक तो सिकल सेल अनीमिया है और एक थैलेसीमिया है, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है, मतलब डिफेक्टिव ग्लोबिन बनता है। और थैलेसीमिया में कम ग्लोबिन बनता है। और राजेश को क्या हो रहा था, कम ग्लोबिन बन रहा था, इसका मतलब राजेश को थैलेसीमिया है। और महेश में क्या हो रहा था, डिफेक्टिव बन रहा था, है ना, मतलब उसको क्या है, सिकल सेल अनीमिया है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक और उसने क्या बोला, इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। तो दोनों की दोनों क्या होती है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव बीमारियां होती है। तो क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर है, डोमिनेंट नहीं है ये, डोमिनेंट बीमारियां ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट अ मॉलिक्यूल फुलफिल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इट शुड नॉट एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका, गलत है, वो अपना रिप्लिका बनाना, उसको अपना रिप्लिका बनाना चाहिए, वो बनाता है, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है नॉट, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, सही है, स्टेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट अलाउ स्लो चेंज, ये गलत है, वो अलाउ करता है स्लो चेंज को, ये हटा दोगे ना अगर नॉट को, तो ये सही हो जाना है स्टेटमेंट। तो स्लो म्यूटेशन इसमें होते रहनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका सेकेंड एंड फोर्थ, तो डी हो गया इसका आंसर। इसके बाद है द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऐसे होती है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये होता है प्रमोटर, ये होता है टर्मिनेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन होती है। इस स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है, एक स्ट्रैंड तो क्या होता है, ये होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, 5' 3' 3' 5'। और आपको पता है जो भी डायरेक्शन लेते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से लेते हैं। मतलब इसमें क्या बोलेंगे हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो प्रमोटर है ना वो कहाँ पे है, 5' एंड पे, ठीक है। जो प्रमोटर है वो कहाँ पे है, 5' एंड पे, ठीक है, क्योंकि हम कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे ले रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे टर्मिनेटर कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे 3' एंड पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इधर का जो होता है ये तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपस्ट्रीम, और इधर का क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम। तो क्या होगा, प्रमोटर पहले कहाँ पे है, 5' एंड पे है, ठीक है। तो और टर्मिनेटर कहाँ पे है, डाउनस्ट्रीम पे है, 3' पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 5' अपस्ट्रीम हो जाएगा और 3' डाउनस्ट्रीम एंड हो जाएगा, मतलब इधर की तरफ को हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैच्योर आरएनए इन यूकैरियोट्स। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए में फिर स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग के बाद यहाँ पे जो मैच्योर आरएनए बनता है उसमें सिर्फ क्या रहते हैं प्रेजेंट, एक्सॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इंट्रॉन तो हट जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सॉन्स अपेयर्स बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपेयर इन मैच्योर आरएनए, ठीक है। इंट्रॉन्स तो रिमूव हो चुके हैं स्प्लाइसिंग की मदद से। इसके बाद क्या है, इन ई कोलाई द लैक ओपेरॉन गेट स्विच ऑन व्हेन। ई कोलाई में जो लैक ओपेरॉन है वो स्विच ऑन कब होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, स्विच ऑन तब होता है जब इंड्यूसर आता है। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है, ठीक है। तो लैक्टोज देखो क्या करता है, यहाँ पे लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट इज बाइंड टू द रिप्रेसर। होता क्या है आपको पता है ना,
जो लैक्टोज है वो रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव करने से क्या होगा, आगे फिर वो जो लैकोपेरॉन है उसको स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको एकदम समझ चुके होंगे। देन इसके बाद है ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलेन मैकार्टी यूज एंजाइम टू प्यूरिफाई बायोकेमिकल सच एज प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन could transform live R cell into S cell in Griffith experiment. They observed that. अब आपको पता है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जो R स्ट्रेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, S स्ट्रेन में। ठीक है ना, क्योंकि R स्ट्रेन के चारों तरफ क्या बनने लगी थी, पॉलीसेकेराइड की कवरिंग बनने लग गई थी, इसलिए वो कन्वर्ट हो गया S स्ट्रेन में। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, देखो आपको पता है कि यहां पे जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, ठीक है, उसका जो डीएनए है वो किस में गया था, आर स्ट्रेन में गया था। ठीक है, और फिर उसने क्या किया था, उस डीएनए ने आर स्ट्रेन के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड की कवरिंग बनाई, जिससे ये आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे डीएनए हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया और इस डीएनए ने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने, प्रोटीएज एंड आरएनएज अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होना, तो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में चेंज होना, यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो जब आप प्रोटीएज एंजाइम डालोगे और जब या फिर आरएनएज एंजाइम डालोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीएनए है, डीएनए ट्रांसफर हुआ है। ठीक है ना, तो प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, आरएनएज आरएनए को तोड़ता है, तो यहाँ पे तो ये एंजाइम कुछ काम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो डीएनए है। तो डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम कौन होगा, डीएनएज। तो जैसे ही इन्होंने डीएनएज लिया तो ये डीएनएज क्या करेगा, इस डीएनए को तोड़ देगा, जिससे क्या होगा, ये डीएनए यहां से यहां नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगा और ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है। क्यों होता है अडेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके एक तरफ तो क्या जुड़ा होता है, अमीनो एसिड जुड़ा होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, एंटीकोडॉन लूप, जो कि किससे जोड़ने में हेल्प करता है, एमआरएनए से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एमआरएनए। ठीक है, और ये पूरा क्या हो गया, टीआरएनए। अब देखो अगर यहाँ पे एयूजी है, ठीक है, तो एयूजी से जुड़ने के लिए यहाँ पे क्या सीक्वेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या सीक्वेंस होगा, इधर पे होगा आपका यू ए सी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पता है एयूजी जो होता है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है वो इनिशिएटर कोडॉन एंड इट ऑल्सो कोड फॉर मिथियोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथियोनिन होगा। तो ए साइड पे मिथियोनिन है, बी साइड पे यू ए सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन अ सैंपल आर कॉल्ड। ठीक है, जब आपको यहाँ पे VNTRs को ढूंढना होता है तो आप यहाँ पे क्या लेते हो, VNTR प्रोब्स लेते हो। ठीक है, ये हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा था। देन अब हम आ जाते हैं एसर्शन एंड रीजनिंग में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है क्वेश्चन पेपर का। तो देखो यहाँ पे क्या है, एसर्शन, लैक्टेशनल एमनेरोइया इज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिल्कुल सही है। लैक्टेशनल एमनेरोइया में क्या होता है, जो मदर होती है उसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन रहता है ना उसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस में जाता है, वहां से GnRH के रिलीज को कम कर देता है। जब कम GnRH पिट्यूटरी में जाएगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी में कम LH निकलेगा। जब कम LH निकलेगा तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा और एग रिलीज नहीं होगा। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड हो जाएगा और ये नेचुरल मेथड है। ठीक है, रीजन क्या है, इट इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो ये इससे कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का, इसका आंसर हो जाएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, सी। देन बात करते हैं 26 की,
एसर्शन, सहेली अन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही है फॉर फीमेल। कंटेन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नहीं ये तो नॉन स्टेरॉइडल है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, सहेली को किसने डेवलप किया था, CDRI लखनऊ ने। फिर रीजन पे आते हैं, इट इज वंस अ वीक पिल विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही है, वंस अ वीक पिल है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 26 में, डी हो जाएगा। ठीक है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देन आते हैं 27 पे, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो पार्चुरेशन का सिग्नल है वो कहाँ से जनरेट होता है, वो जनरेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से। तो न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म ये है। ठीक है, पार्चुरेशन का, तो ये तो सही हो गया। फिर क्या है, एट द एंड ऑफ गैस्ट्रेशन पीरियड, मतलब 9 मंथ के बाद क्या होता है, द मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज प्रोलैक्टिन विच कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नहीं प्रोलैक्टिन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। तो रीजन तो गलत हो गया, एसर्जन सही है, तो 27 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 28 क्या है, नेक्स्ट है, द व्हेन द टू जीन्स इन अ डायहैबिट क्रॉस आर सिचुएटेड on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than non-parental type। तो इसको आप समझने के लिए ये एक क्रोमोसोम बनाओ, क्रोमोसोम में जैसे ये 2 जीन बना दी। ठीक है, अब देखो ये जो 2 जीन है ये क्या है, पास पास है, तो पास पास है तो क्या होगा, इनके बीच में लिंकेज होगी। ठीक है, इसको समझना, इनके बीच में क्या होगी, लिंकेज ज्यादा होगी। ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। लिंकेज ज्यादा होगी तो ये जल्दी से सेपरेट नहीं होंगी, सेपरेट नहीं होंगी तो इससे क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेशन है वो कम होगा। रिकॉम्बिनेशन कम होने का मतलब है कि जो वेरिएशन है वो कम होगी। ठीक है, वेरिएशन कम होगी मतलब कुछ भी नया नहीं आएगा, जो कुछ भी रिजल्ट में आएगा वो अपने पेरेंट से मैच करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आएगा वो ज्यादा आएगा, है ना, अपने पेरेंट की तरह ही आएगा क्योंकि वेरिएशन कुछ आएगी नहीं। और नॉन पेरेंटल जो है वो कम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो नॉन पेरेंटल कम होगा। ठीक है, और रीजन क्या है, हायर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 जीन्स। अब ये भी पॉइंट समझना, हमें पता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का ज्यादा आना मतलब कि वेरिएशन कम होना। ठीक है, बट आपको पता है जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है ना, मियोसिस एक सेल डिवीजन होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, तो जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे, तो क्रॉसिंग ओवर तो वेरिएशन को बढ़ाता है, और वेरिएशन बढ़ेगा तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन तो कम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ रहा है ना, ये तभी समझ में आएगा जब इस टॉपिक को आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा, है ना। अब क्योंकि यार इस वीडियो में मैं पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी। देन आगे बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिक्रीज इन द मैटरनल ब्लड एज इट फ्लो फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, देखो आपको पता है ना कि जो मैटरनल ब्लड है, मैटरनल ब्लड मतलब मदर से जो ब्लड आ रहा है वो बेबी में जाता है, मतलब एम्ब्रियो में जाता है, और क्या लेके जाता है वो, ऑक्सीजन लेके जाता है, और साथ में और भी जैसे एसेंशियल सब्सटेंस जैसे कि मान लो अमीनो एसिड को लेके जाता है। ठीक है, बच्चे के लिए। और जब ये आता है वापस आता है तो ये क्या लेके आता है, CO2 लेके आता है, और वेस्ट जैसे कि यूरिया वगैरह को लेके आता है। अब उसने क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला कि बच्चे से जब ब्लड वापस जा रहा है, मतलब बच्चे से ब्लड कहाँ जा रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकल कॉर्ड से कहाँ जा रहा है, प्लेसेंटा में। ठीक है, और प्लेसेंटा से मतलब मदर की बॉडी में जा रहा है। तो जब ब्लड जा रहा है, वापस जा रहा है, ठीक है ना, एम्ब्रियो से, तो उस ब्लड में क्या कम मिलेगा, क्या कम होगा। तो देखना, जब ये वापस जा रहा है तो उसमें CO2 तो ज्यादा होगी, यूरिया भी ज्यादा होगा, बट कम क्या होगा, O2 कम होगी, और अमीनो एसिड भी कम होगा, है ना, क्योंकि वो वापस जा रहा है। जब आ रहा होता है ब्लड मदर से एम्ब्रियो में तब ये चीजें ज्यादा रहती है, ठीक है ना, और जाते हुए, वापस जाते हुए ये चीजें कम हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, कम क्या होगा, ऑक्सीजन और अमीनो एसिड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। In a fertilized ovule N, 2N and 3N conditions occur respectively in, तो N जो है वो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटीपोडल हो जाएगा। 2N जाइगोट होगा, ऑब्वियसली जाइगोट डिप्लॉयड होता है, और ट्रिप्लॉयड कौन होता है,
एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि ये किससे बना होता है? ये बना होता है ट्रिपल फ्यूजन से। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या होता है? यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट मिल जाते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट मिल जाते हैं, तो इससे क्या बनता है? PEN। तो ये क्या होता है? 3N होता है। ठीक है, और जो सेंट्रल सेल होता है, पढ़ा होगा आपने, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? PEC में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो इसका मतलब जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड नेचर का। A botanist studying viola कॉमन पेंसी, ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर दो टाइप के फ्लावर मिलते हैं। एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक होता है कास्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसा रहता है? जो क्लोज्ड रहता है, ऑलवेज, कभी ओपन नहीं होता है। और वो जो कास्मोगैमस होता है वो ओपन रहता है, नॉर्मल फ्लावर की तरह। तो क्या देखा उसने? नोटिस दैट वन ऑफ द टू फ्लावर टाइप विदर एंड डेवलप्ड नो फर्दर ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये जो प्लांट है, ठीक है, जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एक तो जो फ्लावर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। ठीक है, बट द अदर फ्लावर, जो दूसरा फ्लावर है ऑन द सेम प्लांट, सर्वाइव्ड एंड रिजल्ट इन एश्योर्ड सीड सेट। जो दूसरा वाला फ्लावर है ना, वो अभी भी बचा हुआ है, और इस फ्लावर की वजह से, जो ये बचा हुआ फ्लावर है, इसकी वजह से ना प्लांट सीड को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो देखो, जो ये ओपन फ्लावर है ये तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कास्मोगैमस फ्लावर। और ये जो क्लोज्ड फ्लावर है ये कैसा हो जाएगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये एनसीईआरटी में लाइन भी है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ना, वो एश्योर्ड सीड सेट देते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे पॉलिनेशन होना है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो क्या होगा? इसके अंदर एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और यहाँ स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। बाहर से किसी पोलन ग्रेन को आने की जरूरत है ही नहीं, हर चीज अपने आप ही अंदर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑलवेज ऑटोगैमी होगी। ठीक है, इसे पढ़ा है आपने, ऑटोगैमी होगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द फ्लावर टाइप विच सर्वाइव्ड इज क्लिस्टोगैमस। सही बात है, जो सर्वाइव्ड फ्लावर है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। एंड इट ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, और इसमें ऑटोगैमी होगी ही होगी। ठीक है, तो वही आंसर उसका है, ए। ड्यूरिंग पार्चुरेशन अ प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग प्रोलॉन्ग लेबर पेन। तो लेबर पेन हो रहा है प्रोलॉन्ग एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एंड चाइल्ड बर्थ हैज टू बी फास्टेंड। इट इज एडवाइज टू एडमिनिस्टर अ हार्मोन दैट कैन। तो डॉक्टर कौन सा हार्मोन को एडमिनिस्टर करेगा जिससे कि पार्चुरेशन जल्दी हो जाए? तो वो हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड, स्टिमुलेट द ओवरी, या फिर एक्टिवेट स्मूथ मसल। तो इसका आंसर होगा डी। ये कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस की कौन सी लेयर पे काम करता है? ये करता है मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स को ये एक्टिवेट करेगा। सही है, ठीक है। अ फीमेल अंडरगो IVF ट्रीटमेंट हैज ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब। एक फीमेल है, वो IVF के लिए गई है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड है। द टेक्निक बाय विच द एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर, ये इंपॉर्टेंट है, विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो देखो, ये वुमेन है, ठीक है, इसकी फेलोपियन ट्यूब क्या है? ब्लॉक हो रखी है। तो इससे ओवम बाहर निकाला और इसका जो हस्बैंड होगा उससे स्पर्म को लिया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराया बाहर, बॉडी से बाहर, IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, जाइगोट बन गया बॉडी से बाहर। अब ये जाइगोट जो है मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स तक डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है। तो अब इस जो मोर देन 8 ब्लास्टोमर वाला ये एम्ब्रियो है, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो देखो, ZIFT करेंगे, GIFT करेंगे, IUT करेंगे या AI करेंगे? अब समझना, ZIFT क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर ये अभी जाइगोट बना है, ठीक है, और ये इतना डेवलप नहीं हुआ, 8 ब्लास्टोमर्स तक नहीं हुआ, तो इस जाइगोट को आप कहाँ डालेंगे? सीधे फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होगा। बट हमें पता है यहाँ पे तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट,
आता है GIFT, ये होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये तब किया जाता है जब एक फीमेल के अंदर ओवम बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। एक फीमेल के अंदर जब ओवम बन ही नहीं रहा है तो तब क्या किया जाता है, बाहर से ओवम को लिया जाता है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। तो लिखा है ना गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है। इसके बाद आता है IUT, तो ये क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब देखो मोर देन 8 ब्लास्टोमर हो चुका है, मतलब अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सीधे डाल देंगे कहाँ पे, यूट्रस में। तो ये हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आयन इन एन IUD इज, जो कॉपर टी में या कॉपर आयरन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको ये डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद हाँ, ये वाले क्वेश्चन पे यार ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रोड्यूस 400 सीड्स द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड विल बी। काफी सही क्वेश्चन है ये। देखो 400 सीड बनाने हैं, तो 400 सीड्स बनाने के लिए कितना मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, कितना मियोसिस होगा। अब समझना इसको, सीड कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सही बात है, ठीक है। अब देखो यहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एग चाहिए, और क्या चाहिए यहाँ पे, जो भी मेल गैमेट है, ठीक है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ पे चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं बात को। आपको क्या करना है, 400 सीड बनाने हैं। 400 सीड बनाने मतलब आपको क्या चाहिए, 400 एग चाहिए और 400 मेल गैमेट चाहिए, मतलब 400 मेल गैमेट 400 फीमेल गैमेट चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे क्या होता है। देखो एक मियोसिस से, ठीक है, एक मियोसिस से 4 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमें कितने चाहिए मेल गैमेट, 400 चाहिए। तो 400 मेल गैमेट्स बनाने के लिए कितना मियोसिस करना पड़ेगा, 100, है ना। सही बात है, क्लियर है, ठीक है। तो 100 मियोसिस तो यहां पे हो गया। क्लियर। अब फीमेल की तरफ आते हैं, फीमेल गैमेट की तरफ। तो यहां पे क्या होता है, एक मियोसिस से बनते तो 4 फीमेल गैमेट है, बट लेकिन इसमें से क्या होता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 तो खत्म हो जाते हैं, बचता कितना है, खाली 1। तो इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया, एक मियोसिस से एक फीमेल गैमेट बनता है, तो अपने को कितने चाहिए, 400 फीमेल गैमेट चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो कितने मियोसिस होने चाहिए, 400 मियोसिस होने चाहिए। क्लियर। अब ये 400 मेल गैमेट 400 फीमेल गैमेट मिलेंगे और तब यहां पे क्या बन जाएगा, 400 सीड्स बन जाएगा। तो अब कितने मियोसिस की हमें जरूरत पड़ी, यहां पे हमें पड़ी 100 मियोसिस की जरूरत और यहां पे हमें पड़ी 400 मियोसिस की जरूरत। तो 100 प्लस 400 इज 500, तो 35 का सी आंसर हो जाएगा। A cross is made between tall pea plant having green pod and dwarf pea plant having yellow pod. In the F2 generation, out of 80 plants, how many are likely to be tall plant? तो देखो ये यहाँ पे क्रॉस कौन सा हो रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लांट ले रखे हैं वो कौन से हैं, टॉल और ग्रीन पॉड वाले, ठीक है। तो टॉल भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन पॉड भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसको हमने क्रॉस किया किसके साथ, ड्वार्फ और कौन सा है, येलो पॉड के साथ, ठीक है। इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं हम। तो ये दोनों कैसे हो गए, रिसेसिव कैरेक्टर हो गए, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए। अब आपको पता है इनको जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद रेशो क्या आता है, 9:3:3:1, ठीक है, ये रेशो आता है। अब देखो जैसे आपने पढ़ा होगा इसमें रेशो में क्या क्या होता है,
देखो यहाँ पे क्या आएगा, टॉल ग्रीन, ठीक है, ये हो जाएगा टॉल येलो, ये हो जाएगा ड्वार्फ ग्रीन, और ये हो जाएगा ड्वार्फ येलो, ठीक है। अब हम पे क्वेश्चन क्या था, हम पे क्वेश्चन ये था कि F2 जनरेशन के बाद जो 80 प्लांट बनेंगे ना, उसमें से कितने टॉल होंगे, कितने प्लांट टॉल होंगे, ठीक है। तो अभी हमने रेशो देखा 9:3:3:1 आता है, तो इसमें टॉल आपको कितने दिख रहे हैं, ये रेशो आपको टॉल का दिख रहा है, ठीक है ना। तो टोटल जो रेशो है वो कितना है, 9 + 3 + 3 + 1, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 16। इसमें से टॉल का रेशो कितना है, 9 + 3 का, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको सिंपल मैथ्स लगानी है, 12/16 × 80, 80 में से, ठीक है, 80 में से आपको निकालना है कि कितने प्लांट जो है वो टॉल है। तो इस तरीके से आप करोगे, ये 16 इधर लिख दिया और 12 ऊपर लिख दिया, डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 60, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 60। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है इन एंथ्रीनियम। तो एंथ्रीनियम क्या होता है, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो होता है, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, ठीक है, ये सब में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो होता है। तो क्या है, कैपिटल आर इज फिनोटिपिकली रेड, तो ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल आर क्या है, रेड है। स्मॉल क्या है, वाइट है। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, पिंक है, ठीक है। अब select the correct phenotypic ratio in F1 generation when a cross is performed between कैपिटल आर into कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। तो जब आप ऐसे क्रॉस करोगे आर आर और आर और आर, तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 कैपिटल है, ठीक है। तो 2 कैपिटल है तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 तो रेड हो गए और 2 ये हो जाएंगे हेट्रो, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होते हैं, पिंक होते हैं, तो ये हो गए 2 पिंक। तो 2 रेड 2 पिंक, ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। इसके बाद आता है 38 क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट इफ द प्रोजेक्ट ऑफस्प्रिंग हैव द फिनोटाइप इन 1:1 प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस कराने के बाद आपको जो ऑफस्प्रिंग मिले उसमें फिनोटाइप क्या मिला, 1:1। तो इसमें उसने पूछा कि जो पेरेंट होंगे ना उनका जीनोटाइप क्या होगा इस क्रॉस में। तो देखो इसमें आपका सिंपल सा ध्यान रखना कि यहाँ पे जब ऐसा होता है ना, तो एक क्या होता है, एक तो होता है आपका रिसेसिव, ठीक है, एक तो रिसेसिव हो जाएगा आपका, और एक हो जाएगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल, ये हो गया, ठीक है, ऐसे स्मॉल, और ये हो गया ऐसे। तो देखो यहाँ पे क्या है, बराबर आ रहा ना, ये और ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो गए, ये सिमिलर हो गए, तो 1:1 आ जाएगा इस केस में। अब बात करते हैं 39 की पेडिग्री एनालिसिस की। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन द अबव पेडिग्री चार्ट। तो यहाँ पे पेडिग्री चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, देखो यहीं से बहुत क्लियरली हो जाएगा ये। यहाँ पे 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनमें बीमारी नहीं है, बट लेकिन इसके एक बच्चे में बीमारी दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, इनमें जो बीमारी है ना वो कैसी है, रिसेसिव कंडीशन में है। तो पहले तो हम समझ गए कि बीमारी कैसी है, रिसेसिव है, ठीक है। 2 ऑप्शन हो गए। अब हमें देखना है ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेल में भी हो रही है, फीमेल में भी हो रही है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में हो रही है, तो ये कोई सेक्स लिंक नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल। तो हो गया इसका आंसर बी। अ कपल हैव 2 डॉटर्स, एक कपल है उसके 2 डॉटर हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड चाइल्ड विल ऑल्सो बी अ फीमेल। नेक्स्ट फीमेल होने के कितने चांसेस हैं, पहले से 2 लड़कियां हैं, अभी थर्ड जो चाइल्ड गर्ल है उसके होने के कितना चांसेस है, तो ऑलवेज 50% ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो स्पर्म होते हैं उसमें 50% स्पर्म में एक्स होता है, 50% में वाई होता है, ठीक है। तो 50-50% चांस है ना। जैसे ये ओवम में एक्स है, तो अगर ये मिल गया तो एक्स एक्स हो जाएगा, मतलब फीमेल, ये मिल गया तो एक्स वाई मतलब मेल हो जाएगा। तो चांसेस ऑलवेज 50% ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है
जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 इज ऑब्टेन्ड इन अ क्रॉस बिटवीन। अब देखो ये आपने रेशियो पहले भी देखा है, 1:2:1 इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जो कि जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या ऐसे लिया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही हम क्रॉस कर रहे थे। तो इसको इससे मिला लो बस। ऑप्शन आपका हो जाएगा इस केस में कौन सा, बी। देन नेक्स्ट आता है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर हार्मोन इज 1530। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है ना डीएनए के सीक्वेंस में, वो कितने हैं यहाँ पे, 1530 है, जो कि एक हार्मोन को बनाते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसेस इन द सीक्वेंस इज फाउंड टू बी एडेनिन 34% है, गुआनिन 90% है 19, और साइटोसिन है 23, और थायमिन है 19%। अब चारगाफ रूल जब आप लगाते हो तो आप क्या देखते हो, A इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू सी, ये हमें पता है ना। बट लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो चारगाफ रूल होता है ना, वो यहाँ पे किसके लिए लगता है, डबल स्ट्रैंडेड के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ए तो है 34% और टी कितना है 19%, जी कितना है, जी कितना है, अरे उल्टा, नहीं नहीं सही है, जी कितना है 19% और सी कितना है 23%। तो यहाँ पे देखो ना क्या हो रहा है, ये बराबर तो है ही नहीं। अब बराबर नहीं है तो ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात हो रही है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेच ऑफ यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन के दो टाइप होते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। हैज 200 न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, तो एक यूक्रोमेटिन है जिसमें 200 न्यूक्लियोसोम्स है। अब व्हाट इज न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम से स्ट्रक्चर होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए ऐसे रैप्ड हो जाता है ना, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। आपको पता है हिस्टोन में चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज उसमें लाइसिन और आर्जिनिन होता है जिसकी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और डीएनए में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये तो न्यूक्लियोसोम हो गया, तो उसने क्या बोला, एक न्यूक्लियोसोम में वो ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोसोम का, और उसने क्या बोला, यूक्रोमेटिन है, उसमें आपके पास 200 न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ मेनी बेस पेयर विल देयर बी इन द स्ट्रेच एंड व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ ए टिपिकल यूक्रोमेटिन। तो ये जो 200 न्यूक्लियोसोम्स हैं, इसमें कितने बेस पेयर आपको मिलेंगे, ये एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होंगे, 200 बेस पेयर होंगे, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हैं, तो 200 न्यूक्लियोसोम में कितने हो जाएंगे, 200 इंटू 200, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो 40,000 क्या हो गए, बेस पेयर हो गए। अब हमें बोला है कि भाई लेंथ भी बताओ, है ना, यूक्रोमेटिन की लेंथ कितनी है। तो देखो एक बेस पेयर की लेंथ कितनी होती है, एक बेस पेयर होता है 0.34 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसको एक बेस पेयर का इतना है, तो हमें तो देखना है 40,000 का बेस पेयर का, तो इंटू 40,000 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं, तो अपने को मिलेगा ये वाला सी। तो 43 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं 44। ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ए एंड बी गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे ए और बी का। देखो ऑप्शन देखने से पहले ही हम यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये क्या है, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे अगर आपको OH मिलता है तो इट इज RNA, ये RNA का है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे H मिल रहा है तो ये DNA का है। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब देखो जब भी ऑक्सीजन ज्यादा होती है ना किसी मॉलिक्यूल में, तो वो कैसा होता है, रिएक्टिव होता है।
जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। ए इज हैविंग 2 OH ग्रुप। ए में क्या है, 2 OH ग्रुप है, बिल्कुल है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे OH है, विच मेक इट लेस रिएक्टिव। नहीं, OH है, ऑक्सीजन है, तो उसको मोर रिएक्टिव बनाएगा। ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकेंड देखते हैं, ए इज हैविंग सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप विच मेक इट मोर रिएक्टिव। हाँ ये सही है। एंड स्ट्रक्चरली अनस्टेबल, अगर रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी में कम होगा वो। Whereas B is having सेकेंड पोजीशन पे H, हाँ B के सेकेंड पोजीशन पे H है, which make it less reactive, वो उसको less reactive बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो लेस रिएक्टिव होगा और स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हो चुके हैं, 44 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बाय बाय।